जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है आरआरबी टेक्नीशियन का। मैं कहूंगा साथियों, आज का यह क्लास आपके लिए सिलेक्शन वाला क्लास है। उससे पहले आपको क्लियर कर दे, आपकी एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन टेक्नीशियन की एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आपका साइंस से 40 क्वेश्चन हो गया, मैथ से 25, रीजनिंग से 25 एवं जनरल अवेयरनेस से आपका 10 क्वेश्चन। टोटल मिलाकर आपकी एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। और टेक्नीशियन की एग्जाम में सबसे ज्यादा आपका साइंस का 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। यह क्लास किनके लिए होने वाला है? जिनका एग्जाम 6 मार्च से या 9 मार्च या 10 मार्च या 13 मार्च को होने वाला है। यह क्लास पूरा देख के चले जाइए, आपका एग्जाम यहां से क्लियर हो जाएगा। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एक सीट पक्की करना चाहते हैं, तो आज का यह क्लास वास्तव में आपके लिए वरदान साबित होगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, जो कि देख सकते हैं साइंस का प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। यह जो सवाल है साथियों, आपके एग्जाम में 2 बार रिपीट हो चुका सवाल है। तो आप इस सवाल को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम से सीधे टारगेट वाला प्रश्न है। तो सवाल आपका कह रहा है कि यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग तिगुना कर दिया जाए। सवाल आपका काफी इंपॉर्टेंट है कि संवेग आपका तिगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा। सवाल जो है साथियों, वो काफी इंपॉर्टेंट है कि संवेग आपका तिगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना गुना होगा। तो याद रखिएगा, जब संवेग को तिगुना किया जा रहा है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। जब भी गतिज ऊर्जा की बात करेगा, गतिज ऊर्जा उसका दुगुना हो जाता है। यह फॉर्मूला सीधे याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा बराबर 2 गुना क्या कर देंगे? संवेग। 2 गुना क्या कर देंगे? संवेग कर देंगे। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, या सीधे याद रखिएगा, इसका स्क्वायर हो जाता है 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 9। तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग, किसी गतिमान वस्तु का संवेग तिगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पूछे तो क्लियर कीजिएगा कि वो दुगुना हो जाता है। क्या हो जाता है? दुगुना। यानी 2 गुना मतलब 2 का स्क्वायर मतलब उसके 2 गुना, तो 3 गुना 3, तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9। तिगुना कर दिया जा रहा है तो गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा साथियों? 9 गुना हो जाएगा। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होता है, जो आधुनिक आवर्त सारणी में आपका टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा होता है, जिसको हम लोग जिग जैक लाइन भी कहते हैं, वह किन्हें अलग करता है? यह जो है साथियों काफी इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल से सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जीके के आपका 40 क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में हम लोग सभी प्रश्न को कवर करेंगे। जीके, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस, सभी को कवर करने वाले हैं। तो आज की यह क्लास आप पूरा देखिए, क्योंकि आपको पता चलेगा आपके एग्जाम में इस लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो टेढ़ी मेढ़ा रेखा किसको अलग करता है? तो धातु को अधातु से अलग करता है। धातु को अधातु से अलग करता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आधुनिक जो आवर्त सारणी है वह टेढ़ी मेढ़ी रेखा को किनसे अलग करता है? तो धातु को अधातु से अलग करता है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपके टेक्नीशियन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगा साथियों कि आज के इस क्लास को आप पूरा देखिए, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। अगला नंबर सवाल है, मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्ति का सीमा क्या होता है? मानव जो कान रहता है वह कितना हर्ट्ज से कितना हर्ट्ज तक सुन सकता है? तो याद रखिएगा, जो मानव हमारा है, मानव जो हम लोग हैं, वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। इतना अगर ध्वनि उत्पन्न किया जाए तो हम लोग सुन सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा हो जाए या 20 हर्ट्ज से कम हो जाए तो हम लोग ध्वनि को नहीं सुन सकते। ये हमारा फ्रीक्वेंसी है कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्ति कितना है साथियों? तो याद रखिएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, आप देख सकते हैं, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपके आरआरबी टेक्नीशियन में एकदम आने वाला सवाल है। सवाल आपका कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, जो प्रोटीन को पचाता है? काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, जो प्रोटीन को पचाता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, याद रखिएगा, यह किसके द्वारा स्रावित होता है जो प्रोटीन को पचाता है? तो अग्नाशय द्वारा कौन सा होता है? तो ट्रिप्सिन होता है। कौन सा होता है? ट्रिप्सिन होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा?
जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो प्रोटीन को क्या करता है? पचाता है। ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को क्या करता है? पचाता है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है कि 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम के तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिपथ का कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा? कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो प्रतिरोध जब श्रेणी श्रेणी क्रम में जोड़ा रहे तो इसके लिए ट्रिक होता है R1, जितना ये रहेगा उतना कर दीजिएगा। R1 प्लस में R2 प्लस में क्या हो जाएगा साथियों? R3। तीन गो है, R1 R2 R3 की कर दिए, तीनों को ऐड कर देंगे तो 10 और 20 कितना? 30, 30 और 30 कितना? 60। 60 वो में आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब श्रेणी क्रम में रहे तो आपको ऐसे बनाना है, और जब समांतर क्रम में रहे तो बट्टा एक आपको कर देना है, ठीक है ना? जब आप कीजिएगा तो आपका बन जाएगा, ठीक है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके साइंस में आने वाला सवाल है, ठीक है ना? और सारा कवर करने वाले, मैथ रीजनिंग सभी को कवर करने वाले हैं, ठीक है? ऐसा कौन सा उभयधार्मी ऑक्साइड है? निम्नलिखित में से कौन सा उभयधार्मी ऑक्साइड है जो कि क्षार और अम्ल दोनों को आप मतलब दोनों उसमें रहता है, ठीक है? एक प्रकार से दोनों का भी क्रिया करता है। बताइएगा कौन सा उभयधार्मी ऑक्साइड है साथियों? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा इसमें से कौन सा उभयधार्मी ऑक्साइड हो जाएगा? तो Al2O3 Al2O3 आपका क्या है साथियों? उभयधार्मी ऑक्साइड है, याद रखिएगा, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। Al2O3 जिसे हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला नंबर सवाल है साथियों कि मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने में जिम्मेदार है? मतलब ऐसा कौन सा शरीर का भाग है जो शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? तो याद रखिएगा वो आपका सेरेबेलम हो जाएगा। वो आपका क्या हो जाएगा साथियों? सेरेबेलम हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसको शॉर्ट रूप में हम लोग क्या भी बोलते हैं? अनुमस्तिष्क भी उसको, या उसको सेरेबेलम भी बोलेंगे। तो याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो शरीर का संतुलन बनाए रखने में क्या होता है? मदद करता है, जिम्मेदार होता है, ठीक है? अगला नंबर सवाल है कि गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम, स्वातिक नियम यानी सभी नियम को किसने प्रतिपादित किया था? यानी गुरुत्वाकर्षण नियम को किसने दिया था? यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था? तो याद रखिएगा साथियों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आप लोग भी जवाब देते चलेगा ताकि पता चले कि आप लोग कितना प्रश्न को सही कर रहे हैं। उससे पहले आपको एक बात क्लियर कर दें, अभी भी आरआरबी ग्रुप डी का रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अभी अप्लाई हो रहा है। जो बच्चे नहीं किए हैं 9 मार्च तक इसका आखिरी डेट है, तो आप लोग फॉर्म को फिल कर देंगे जो बच्चे नहीं किए, ठीक है? उसका भी क्लास आपके इस चैनल पर स्टार्ट हो गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी जो भी एग्जाम रहता है, जो भी वैकेंसी रहती है, सारा का तैयारी आपको इस चैनल पर करवाया जाता है साथियों। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो गया, गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, सभी को पता है। गुरुत्वाकर्षण के सारे नियम को किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है कि ब्लीचिंग पाउडर का सही रासायनिक सूत्र क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर का सही रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा साथियों? तो याद रखिएगा CaOCl2 ये आपका क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। ये किसका सूत्र है साथियों? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और आपको पहले से भी इसका जवाब पता होगा। अगला नंबर सवाल है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था उसमें एक्का एल्युमिनियम के बाद किस तत्व को बदला गया था? मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे में जो आवर्त सारणी बनाए गए थे उसमें कुछ स्थान को खाली छोड़ा गया था, ठीक है? जिसमें मेंडलीव ने एक्का एल्युमिनियम के बाद किस तत्व को बदल दिया था? मतलब उस एक्का एल्युमिनियम की जगह कौन सा तत्व को बदला था? तो याद रखिएगा साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है। गैलियम को बदला था। किसको बदला था? गैलियम को बदला था, जिसका संकेत क्या होता है? Ge होता है, ठीक है ना? साइंस में आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आपका साइंस पर पकड़ हो जाता है साथियों तो बिल्कुल अच्छा है। रिजल्ट इस बार सिलेक्शन पक्का समझिए, ठीक है ना? चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों कि पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसका बना होता है? काफी इंपॉर्टेंट है। जो पादप कोशिका होता है उसका कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो किसका बना होता है? तो सेलुलोज का बना होता है, ठीक है? याद रखिएगा पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो सेलुलोज का बना होता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? इसका
का जवाब आप लोग का आना चाहिए साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ए मीटर, या इसी को कभी कभी आ मीटर के नाम से दे दिया जाता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं। विद्युत धारा मापने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है साथियों? ए मीटर कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 नंबर आपका सवाल है कि यदि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, कितना है? यदि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार, मतलब मान लीजिए कि आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलो है, ठीक है, तो चंद्रमा की सतह पर उसका भार कितना होगा? तो 1 बटा हो जाता है 7, तो ठीक है ना, 1/6 गुना उसका कम जाता है, यानी 60 किलो है तो 60 किलो का कीजिएगा तो 1/6 होगा, तो 6 से 60 कटेगा 10 बार में, मतलब यहाँ पर आपका भार 60 किलो है तो चंद्रमा पर आपका भार कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 किलो हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर यहाँ पर तौल कर जा रहे हैं कि 60 किलो भार है, तो आप चंद्रमा पर जाके वजन कीजिएगा तो आप 10 किलो का रहिएगा। वजन आपका 60 ही किलो रहेगा, लेकिन चंद्रमा का जो ग्रेविटी है वहां पर 1/6 भार को अफसोस कर लेता है, ठीक है, आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां कितना हो जाएगा? 1/6 यानी 10 न्यूटन हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। अगला नंबर सवाल है कि आवर्त सारणी के किस समूह के तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है? आवर्त सारणी के किस समूह के तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है साथियों? तो याद रखिएगा, अक्रिय किसे कहा जाता है? अक्रिय गैस किस समूह के तत्वों को कहा जाता है? तो समूह 18 को कहा जाता है। अक्रिय गैस किस तत्व को कहा जाता है? समूह 18 को कहा जाता है, जिसमें आपका आर्गन आर्गन हो गया, नियोन हो गया, ये सब आपका किस में आता है? समूह 18 में आता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है, प्रकाश के 7 रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश के 7 रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का वन विक्षेपन कहते हैं। आपको भी पता होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का वन विक्षेपन कहते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपके टेक्नीशियन के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है, परमाणु क्रमांक 19 क्रमांक कह रहा है, ठीक है ना, परमाणु क्रमांक 19 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में स्थित होगा? तो 19 सबसे पहले होता किसका है? तो पोटेशियम का होता है। पोटेशियम का कितना होता है साथियों? 19 होता है, जिसका संकेत आपका क्या होता है? के। या किस ब्लॉक में आता है? तो याद रखिएगा, आवर्त सारणी में आपका टोटल 4 ब्लॉक है, तो यहाँ पर के पोटेशियम जो है परमाणु संख्या 19 वाला किसके अंदर आएगा? तो याद रखिएगा, यह किसके अंदर आएगा साथियों? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो यह पी ब्लॉक के अंदर आएगा, ठीक है, याद रखिएगा, यह किस ब्लॉक के अंदर आएगा? पी ब्लॉक के अंदर आएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, लिटमस प्राकृतिक प्राकृतिक सूचक किससे प्राप्त किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है कि जो लिटमस प्राकृतिक सूचक है यह किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है साथियों? तो याद रखिएगा, यह लाइकेन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। लिटमस जो प्राकृतिक सूचक है यह किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो लाइकेन के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, 18 नंबर आपका सवाल है कि ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की जो तीव्रता है किस इकाई से मापी जाती है? जो ध्वनि की तीव्रता है साथियों, वह किस इकाई से मापा जाता है? तो याद रखिएगा, डेसिबल से नापा जाता है। किससे नापा जाता है साथियों? डेसिबल से नापा जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो ध्वनि की तीव्रता है साथियों, वह किसके द्वारा मापा जाता है? तो डेसिबल के द्वारा मापा जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है? काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा कौन सा धातु है जो ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है? तो याद रखिएगा, वो आपका पोटेशियम हो जाएगा। वो आपका क्या हो जाएगा साथियों? पोटेशियम हो जाएगा। जो ठंडे पानी के साथ बहुत अधिक अभिक्रिया करता है वो आपका क्या हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा, जिसका संकेत क्या होता है? के। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 19। याद रखिएगा, अभी हम लोग ऊपर कवर किए, ठीक है। अगला नंबर सवाल है जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मनुष्य में रक्तचाप ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन सा है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य में, बताइएगा, मनुष्य में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन सा है साथियों? तो एड्रिनल है। याद रखिएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधिवृक्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिवृक्क, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एड्रिनल। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग साइंस के 20 क्वेश्चन को पहले कवर किए, और भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जैसे में मैथ के सवाल को देख लेते हैं, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों, ठीक है। आप सवाल देख सकते हैं, ऐसा एक सवाल आपकी एग्जाम में हर साल टेक्नीशियन में देखने को मिलता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6
x बराबर 0 है तो समीकरण के मूल क्या होंगे? समीकरण के मूल क्या होंगे साथियों? तो याद रखिएगा समीकरण का मूल क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका गुणनखंड किस प्रकार से निकालेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6x। इसको तोड़ेंगे हम लोग गुणनखंड तो ये टूटेगा 2x माइनस 3x के रूप में आपका टूटेगा, ठीक है ना। तो x बराबर निकालिएगा तो यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, कितना कॉमन, x कॉमन निकलेगा, यहाँ से -3 तो यहाँ पर x निकलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो x बराबर कीजिएगा तो प्लस में 2 हो जाएगा और मतलब दोनों आपका क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। दोनों 2 और 3 क्या में, माइनस माइनस में है, तो दोनों क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऐसा जब भी सवाल आता है ये गुणनखंड टाइप पर बनता है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला नंबर सवाल है साथियों, आप देख सकते हैं सवाल आपका कह रहा है कि यदि ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो एक खंभे को 12 सेकेंड पार करने में कितना 12 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन का लंबाई ज्ञात करें। लंबाई यानी दूरी निकाल लीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह किलोमीटर में है या सेकेंड में है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे साथियों, ध्यान से देखिएगा। जब किलोमीटर को सेकेंड में बदलना रहता है तो 5/18 से क्या करते हैं, गुना। तो 18 चौका क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 18 चौका कितना हो जाएगा, 72। तो 4 बार में कटेगा, 4 पची कितना हो जाएगा, 20। हम लोग सेकेंड में इसको कन्वर्ट कर दें फिर 12 सेकेंड में, तो 12 सेकेंड इसको करेंगे, 12 सेकेंड, 12 और 20 ये आपका आया, तो 12 गुना 20 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 240 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। कवर कर लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। अगला नंबर सवाल है कि यदि दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, दो संख्याओं का एलसीएम 120 एचसीएफ 10 है, यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। जब भी ऐसा सवाल निकालना रहे तो ए गुना बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। जब इस प्रकार से हो जाए तो ए का मान होता है पहली संख्या, बी का मान क्या होता है दूसरी संख्या, बराबर एलसीएम गुना में एचसीएफ। ए कितना है आपका 30 है, दूसरी संख्या आपका कितना है बी है, एलसीएम आपका कितना है 120 है और एचसीएफ आपका कितना है 10 है। जब इस प्रकार से कीजिएगा तो 30 से 40 कितना, 30 से 120 कितना बार में, 4 बार में। तो 20 10 दुने कितना हो जाएगा 40, दूसरी संख्या आपका कितना आएगा साथियों 40। ये फॉर्मूला होता है जब भी दूसरी संख्या निकालने के लिए दिया रहे जिसमें लसम असर है तो ये फॉर्मूला याद कीजिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर पहली लसा गुना मसा। अगला नंबर सवाल ये आपका रीजनिंग का है, तो आप देख सकते हैं सवाल किस लेवल का है। दबाव बराबर पास्कल, दबाव बराबर आपका क्या है, पास्कल। दबाव बराबर आपका क्या है साथियों, पास्कल है। दबाव का ऐसा मतलब क्या होता है, पास्कल। उसी प्रकार से विद्युत धारा का क्या हो जाएगा, तो एम्पियर हो जाएगा। सभी को क्लियर है, विद्युत धारा का आपका क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। विद्युत धारा का क्या हो जाएगा साथियों, एम्पियर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला नंबर सवाल है साथियों की 7 11 19 35 67, 7 11 19 35 67, अगला पद क्या होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग इसको कैसे पहचानेंगे, ध्यान से थोड़ा सा समझना है, ठीक है। 2 से गुना कर रहा है, ठीक है। इसका लॉजिक बताते हैं कि संख्या में 2 से गुना करके 1 घटा रहा है, ठीक है। जैसे में देख सकते हैं 1 नहीं 3 घटा रहा है, कितना घटा रहा है 3, कितना घटा रहा है साथियों 3। 7 दूनी 14 होगा, 3 घटाएगा तो 11, फिर उसी प्रकार से 11 दूनी 22 होगा, 22 में 3 घटाएगा 19, 19 टिया कितना होता है, 19 टिया बताइए, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 38 में 3 घटाए तो 35। उसी प्रकार से 67 में 2 से गुना करेंगे, 67 में 2 से गुना करेंगे तो आएगा हमारा 134, 134 में 3 घटाएंगे, 134 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 131 बचेगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर सवाल है यदि कैंडल को DCOHMF लिखा जाता है तो लाइट को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, लाइट को क्या लिखा जाएगा, तो मतलब देख सकते हैं कि सी के बाद डी, ए के बाद सी, एन के बाद ओ, मतलब एक लेटर बढ़ाकर फिर एक 2 लेटर बढ़ाकर ऐसे किया जा रहा है, ठीक है ना। पहले 1 लेटर बढ़ाया, फिर 2 लेटर बढ़ाया, फिर 3 लेटर बढ़ाया, उसी प्रकार से करते करते आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग भी ऐसे करेंगे तो लाइट वाला कौन सा हो जाएगा साथियों, तो याद रखिएगा लाइट वाला, लाइट जो होगा, लाइट को हम लोग MKIJU, रीजनिंग में एक सवाल ऐसा आता है तो आप कवर कर लीजिएगा, अल्फाबेट से संबंधित प्रश्न आता है। अगला नंबर सवाल आपका GS है जो कि जनरल अवेयरनेस, एक प्रकार से साइंस के अंदर भी इसको हम लोग सॉरी करंट अफेयर्स के अंदर भी इसको हम लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा एक सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सवाल आपका क्या कर रहा है, वर्ष 2026 में होने वाले एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा। काफी इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2026 में होने वाले एशियाई जो खेल है उसका मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो याद रखिएगा ये आपका जापान करेगा। जापान के किस शहर में, तो नागोया शहर में, याद रखिएगा।
अगला नंबर सवाल है साथियों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 356 के तहत आपका वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तो अनुच्छेद 360 के तहत। ठीक है, याद कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर सवाल है कि हाल ही में समाचारों में रहा लुपेक्स मिशन किन दो देशों के अंतरिक्ष एजेंसियों की संयुक्त प्रयास है। मतलब जो लुपेक्स है यह किन किन देशों का प्रयास है कि यह बन जाए, जल्दी से बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यह भारत और जापान का, यह किसका है? तो भारत और जापान का है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर सवाल देख सकते हैं, 4 नंबर आपका सवाल है, हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित है? हम्पी के जो खंडहर है साथियों, यह किस राज्य में स्थित है जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? हम्पी के खंडहर को किस राज्य में, हम्पी का खंडहर किस राज्य में स्थित है जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा, कर्नाटक में। यह कहाँ में है? कर्नाटक में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? तो याद रखिएगा, ये आपका राजीव कुमार है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल आज के इस वीडियो में हम लोग कवर किए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।